प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्राकृत भाषाओं के इतिहास पर, जैसे पाली, अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री और पिशाचों की भाषा के बारे में। आप लोगों ने आज तक सुना है कि पिशाच अलौकिक दुनिया के प्राणी होते हैं, पर वास्तव में इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पिशाच भी हमारी तरह मनुष्य थे, इनका स्थान था, इनकी भाषाएं थी, सब कुछ बिल्कुल हमारे जैसा ही था। पर ये नाम उन्हें किसने दिया, क्यों दिया, सारे तथ्यों पर इस वीडियो के अंदर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से तथ्यों की चर्चा करने वाला हूं। बोली, भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है ये बताने वाला हूं। प्राकृत भाषाओं का परिचय, इस तथ्य की चर्चा करने वाला हूं। पाली भाषा के इतिहास को बताने वाला हूं। अर्धमागधी भाषा के इतिहास को बताने वाला हूं। मागधी भाषा के इतिहास को बताने वाला हूं। सौरसेनी भाषा के इतिहास को बताने वाला हूं। महाराष्ट्रीय भाषा के इतिहास को बताने वाला हूं। पैसाची भाषा के इतिहास को बताने वाला हूं। तो इन सभी भाषाओं के इतिहास को मैं इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं जो जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं वो जानकारी मैंने कई किताबों से ली है, 20 से ज्यादा किताबों से ली है। एक एक करके उनकी जो लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दी जाएगी। तो आप लोग अगर उन बुकों को पढ़ना चाहते हो तो वहां से मंगवा के पढ़ सकते हो। बुकों में बहुत अच्छी जानकारी है और कुछ बुकें ऐसी भी हैं जिनमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति जानकारी है। जो अतिशयोक्ति जानकारी है उसे मैंने अस्वीकार किया है और जो महत्वपूर्ण जानकारी है केवल उसी को महत्व दिया गया है। सही से वीडियो की शुरुआत यहाँ से होती है। बोली, भाषा और लिपि में अंतर। सबसे पहले बात करते हैं बोली क्या है। भाषा के उस रूप को बोली कहते हैं जिसे लोग अपने घर, गांव, इलाके में रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं। बोली का प्रयोग लोगों के द्वारा सबसे अधिक किया जाता है, इसलिए इसमें लिखने के नियम कठिन नहीं होते हैं। बोली को ही लोगों की जुबान से निकली हुई स्वाभाविक भाषा माना गया है। उदाहरण के लिए बुंदेलखंडी में जैसे कहा जाता है तू कहाँ जात है, भोजपुरी में कहा जाता है तू कहाँ जात बाड़े, और उसी को ब्रज बोली में कहा जाता है तू कहाँ जाते है। यहाँ पर तीनों वाक्यों का जो मतलब है वो एक ही है, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन शब्द, लहजा और बोलने का तरीका अलग अलग है, इसीलिए इसे बोली कहा जाता है। यहाँ पर और विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। जैसे माँ, पा, बा और का, ये क्या है? ध्वनियां हैं। ये माई, बाबू, पानी, ये क्या है? ये शब्द हैं जो ध्वनियों से मिलकर बने हैं। माई पानी दे, ये वाक्य है जो शब्दों से मिलकर बना है। इसी वाक्य को बिना नियम या स्वाभाविक रूप से बोलने की कला को हम बोली कहते हैं। सरल रूप में अगर कहना हो तो आप कह सकते हो कि बिना नियम के जो वाक्य बोले जाते हैं उसे बोली कहा जाता है। बोली में व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं भाषा पर। कई बोलियों को सजाकर, संवार कर भाषा बनाई जाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो बोली में व्याकरण का प्रयोग नहीं होता है और ये स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है, लेकिन भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है और ये बड़े क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। उदाहरण के लिए हिंदी में मुझे पानी चाहिए, इसमें व्याकरण का प्रयोग हुआ है। अब बुंदेलखंडी में इसी को हम कहें हमका पानी चाहिए, इसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं है। बोली और भाषा में यही फर्क होता है। जिसमें व्याकरण का प्रयोग होता है वो भाषा है और जिसमें व्याकरण का प्रयोग नहीं है वो बोली है। और बोली कहाँ पे बोली जाती है? गांव में, इलाके में या छोटे से किसी क्षेत्र में, लेकिन भाषा बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। लिपि की बात करते हैं। बोली या भाषा को लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है। भारत की सबसे प्राचीन लिपि धम्म लिपि है, जिसका प्रयोग राजा अशोक के अभिलेखों में हुआ है। धम्म लिपि को बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ ललित विस्तर में ब्राह्मी लिपि के नाम से संबोधित किया गया है। ललित विस्तर ग्रंथ से पहले किसी भी ग्रंथ में धम्म लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले ब्राह्मी नाम ललित विस्तर ग्रंथ में ही मिलता है। बाद में ब्राह्मी नाम जैन साहित्य में दिखाई देता है। ललित विस्तर ग्रंथ में 64 लिपियों की चर्चा की गई है और जैन साहित्य में केवल 18 लिपियों की चर्चा की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पुराना नाम धम्म लिपि है
है और बाद में उसी धम्म लिपि को ब्राह्मी लिपि का नाम दिया गया है और ये नाम बौद्धों ने ही दिया है। ब्राह्मी लिपि से ही गुप्तकालीन लिपि की उत्पत्ति हुई है, जिसका समय माना जाता है 4ठी से 6ठी सदी के मध्य का। इसके बाद शारदा लिपि, और शारदा लिपि का जो प्रयोग है वो कश्मीर और पंजाब वाले क्षेत्र में हुआ है। शारदा लिपि का जो समय माना जाता है वो 7वीं से 12वीं सदी के मध्य माना जाता है। सिद्धम लिपि, इसका जो समय है वो 7वीं से 10वीं सदी के मध्य माना गया है और इस लिपि का प्रयोग उत्तर भारत से लेकर पूर्वी एशिया तक हुआ है। सिद्धम लिपि का ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आती है नागरी लिपि, जिसका समय माना जाता है 8वीं से 12वीं सदी के मध्य का समय माना जाता है। इस लिपि का प्रयोग उत्तर भारत तथा मध्य भारत में हुआ है। और नागरी लिपि के बाद आती है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि का जो मुख्य समय माना जाता है वो 12वीं सदी से 15वीं सदी के मध्य में माना जाता है। हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, उनकी रचना देवनागरी लिपि में ही हुई है। देवनागरी लिपि के संबंध में विद्वानों में काफी मतभेद है, लेकिन देवनागरी लिपि को आमतौर पर 12वीं सदी के बाद का ही माना जाता है। उससे पहले नागरी लिपि थी और नागरी लिपि भी 8वीं सदी से पहले की नहीं है, वो भी 8वीं सदी के बाद की है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सबसे प्राचीन लिपि कौन है? धम्म लिपि। धम्म लिपि को ही ब्राह्मी लिपि कहा जाता है और आजकल जो लिपि प्रचलन में है उसे देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो ये तो थी जानकारी बोली, भाषा और लिपि की। और अब बात करते हैं प्राकृत भाषाओं के परिचय की। प्राकृत कोई एक भाषा नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत में बोले जाने वाली कई जन भाषाओं का ये सामूहिक नाम है। ये भाषाएं सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषाएं थी। प्राकृत भाषाएं उन भाषाओं को कहा जाता है जो प्रकृति प्रदत्त हों, अर्थात जिनकी उत्पत्ति किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा की गई हो, वही प्राकृत भाषाएं कहलाती हैं। प्राकृत भाषाओं के अंतर्गत पाली भाषा, जिसका प्रयोग बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा में हुआ है। अर्धमागधी भाषा, जिसका प्रयोग जैन साहित्य में हुआ है, खास तौर से श्वेतांबर परंपरा में। मागधी भाषा, इसका प्रयोग पूर्वी भारत तथा मगध वाले क्षेत्र में हुआ है। सौरसेनी भाषा, जिसका प्रयोग मथुरा के आसपास हुआ है। महाराष्ट्री भाषा, जिसका प्रयोग महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में हुआ है। प्राकृत भाषाओं में पैसाची भाषा का नाम भी आता है। पैसाची भाषा का प्रयोग क्षेत्रीय रूप में होता था। ये सभी भाषाएं प्राकृत भाषाएं मानी जाती हैं। जिस ध्वनि को प्रकृति ने मनुष्य को प्रदत्त किया है, उन्हीं ध्वनियों से इन भाषाओं का निर्माण हुआ है। जैसे कोई छोटा सा बच्चा मम्मा, पापा ऐसे बोलता है, तो ये मम्मा, पापा, उसे ये बोलना किसी ने सिखाया नहीं है, बल्कि उसे ये ध्वनि प्रकृति ने दी है। उसी ध्वनि को वो निकाल रहा है। इसे आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। उस बच्चे को ये किसी ने सिखाया नहीं होता है, बल्कि यह प्रकृति के द्वारा दी गई ध्वनि है। ऐसी ही प्रकृति प्रदत्त ध्वनियों से मिलकर इन भाषाओं का निर्माण हुआ है, इसीलिए इन्हें प्राकृत भाषाएं कहा गया है। संस्कृत भाषा प्रकृति प्रदत्त भाषा नहीं है, वह मनुष्य के द्वारा बनाई गई भाषा है। इसीलिए संस्कृत को प्राकृत के बाद की भाषा माना जाता है। अभी मैंने उदाहरण दिया है कि प्राकृत भाषाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई ध्वनियों से। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। अगर आप प्राकृत भाषाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे पाली का, अर्धमागधी का, मागधी का, सौरसेनी का, तो इनमें प्रकृति प्रदत्त ध्वनियों को महत्व दिया गया है और सरल रूप में दिया गया है। लेकिन जब आप संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो वहां पर सरल ध्वनियों की चर्चा नहीं की गई है, बहुत कठिन ध्वनियों की चर्चा की गई है। आप ऐसे समझ सकते हो कि प्राकृत भाषाएं बच्चा हैं, क्योंकि उनकी ध्वनियां बच्चों की तरह ही हैं। और संस्कृत भाषा पूर्ण वयस्क की भाषा है, वो नियमबद्ध भाषा है। प्राकृत और संस्कृत में सबसे बड़ा अंतर यही है। इसीलिए प्राकृत को प्राचीन माना जाता है और संस्कृत को बाद की भाषा माना जाता है। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पाली भाषा के इतिहास की। पाली भाषा को भारत की सभी प्राकृत भाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण भाषा माना गया है, क्योंकि यह भाषा बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन साहित्य की भाषा है।
पाली को बुद्ध की भाषा भी कहा जाता है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से पाली एक मध्य भारतीय प्राकृत भाषा है। पाली भाषा का प्रयोग त्रिपिटक में हुआ है। पाली भाषा की मुख्य विशेषताएं क्या है? सरल ध्वनि, संयुक्त व्यंजनों का सीमित प्रयोग है इसमें, व्याकरण में सरलता, बोलचाल में सरल और सभी प्राकृत भाषाओं में सबसे अधिक महत्व पाली को ही दिया गया है क्योंकि जहां जहां बौद्ध धर्म गया है वहां वहां पाली का प्रभाव पहुंचा है, इसीलिए सबसे अधिक इसको महत्व दिया गया है। भारत से बाहर भी इसे महत्व दिया गया है। श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, यहाँ पर पाली को महत्व दिया गया है। पाली भाषा का प्रयोग मध्य भारत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हुआ है। विशेष रूप से मगध का विशाल क्षेत्र, कौशल का क्षेत्र, विदेह का क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाली का प्रचलन सबसे अधिक था। पाली भाषा का सबसे बड़ा साहित्यिक प्रमाण त्रिपिटक को माना गया है क्योंकि बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। इसी कारण पाली भाषा को बौद्ध धर्म की थेरवाद परंपरा में इतना महत्व दिया गया है, महायान परंपरा में नहीं दिया गया है। महायान परंपरा में संस्कृत को दिया गया है, बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत को दिया गया है। आज की जो संस्कृत है ये संस्कृत से वो संस्कृत थोड़ी सी अलग थी, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा क्योंकि बुद्धिस्ट हाइब्रिड जो संस्कृत है वो प्राकृत से प्रभावित संस्कृत है और आज जो क्लासिकल संस्कृत है इसमें भी थोड़ा सा प्रभाव प्राकृत का दिखता है लेकिन उतना नहीं दिखता है जितना बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत में दिखता है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज भी पाली भाषा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया के बौद्ध भिक्षुओं के अध्ययन की भाषा है, धार्मिक और अकादमिक भाषा के रूप में जीवित है। वर्तमान में पाली भाषा की सबसे प्राचीन पांडुलिपियां श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में मौजूद हैं। ये पांडुलिपियां ताड़ पत्र पर लिखी हुई हैं और इन पांडुलिपियों का जो समय है वो 5वीं से 6ठी सदी के आसपास का माना गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। पाली भाषा की उत्पत्ति प्रकृति प्रदत्त ध्वनियों से हुई है, इसीलिए संस्कृत भाषा से इसकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती क्योंकि संस्कृत एक मानवीय भाषा है, अर्थात इसे मनुष्य ने बनाया है। लेकिन पाली एक प्रकृति प्रदत्त भाषा है, इसीलिए संस्कृत भाषा को बाद की भाषा माना जाता है। पाली भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजों के समय में कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि पाली संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, जबकि आधुनिक जो भाषा विज्ञानी हैं वो इस तथ्य को अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि पाली भाषा संस्कृत भाषा से अधिक प्राचीन और स्वतंत्र है। प्राकृत जो भाषाएं हैं उनका प्रभाव संस्कृत पर दिखता है लेकिन संस्कृत का प्रभाव प्राकृत भाषाओं पर नहीं दिखता है और हमें उल्टा पढ़ाया जाता है कि सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अर्धमागधी भाषा के इतिहास की। अर्धमागधी भाषा एक प्राकृत भाषा है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से जैन धर्म के श्वेतांबर परंपरा के साहित्य में हुआ है। इस भाषा को यह नाम साहित्यकारों ने दिया है क्योंकि यह भाषा मागधी भाषा से समानता रखती है। इसी समानता के कारण इसे अर्धमागधी भाषा नाम दिया गया है। अर्धमागधी भाषा का प्रचलन मगध क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य तथा दक्षिणी क्षेत्र में इसका प्रचलन था। श्वेतांबर परंपरा के मूल ग्रंथों जैसे आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग, संवयांग सूत्र जैसे आगमों में अर्धमागधी भाषा का ही प्रयोग किया गया है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी ने अपने उपदेश अर्धमागधी भाषा में ही दिए थे। अर्धमागधी भाषा की सबसे प्राचीन पांडुलिपियां 9वीं से 12वीं सदी की हैं, उससे पुरानी नहीं है, और पाली की 5वीं से 6वीं सदी के मध्य की हैं। यह पांडुलिपियां शारदा लिपि और नागरी लिपि में हैं। अर्धमागधी भाषा को मागधी भाषा और पाली भाषा के बीच का रूप माना गया है। अर्धमागधी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है और ना ही उसकी उपभाषा है। अर्धमागधी भाषा भी पाली की तरह प्रकृति प्रदत्त भाषा है। इसकी उत्पत्ति भी प्रकृति प्रदत्त ध्वनियों से हुई है, ये आपको समझना है। तो ये थी जानकारी अर्धमागधी भाषा के बारे में। अब बात करते हैं मागधी भाषा के इतिहास की। मागधी भाषा भी प्राकृत भाषा है और ये मगध वाले क्षेत्र में प्रचलित थी, इसीलिए इसे मागधी का जो नाम है वो दिया गया है। मागधी भाषा
कि सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो अशोक के अभिलेखों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। मागधी भाषा का प्रयोग किसी स्वतंत्र ग्रंथ में नहीं मिलता है, अशोक के अभिलेखों और लेखों में मिलता है। मागधी भाषा से ही मगही, भोजपुरी और मैथिली जैसी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वान भोजपुरी और मैथिली पर केवल मागधी भाषा का प्रभाव स्वीकार करते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि पूरी तरह से इनकी उत्पत्ति मागधी से नहीं हुई है। मागधी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से नहीं हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मागधी एक प्रकृति प्रदत्त ध्वनियों से निर्मित हुई स्वतंत्र भाषा है और इसके ऐतिहासिक प्रमाण अशोक के लेखों में मौजूद हैं। जितनी भी प्रकृति प्रदत्त भाषाएं हैं, सबसे मजबूत जो प्रमाण है वो मागधी भाषा का मौजूद है अशोक के लेखों में। तो ये थी जानकारी मागधी भाषा के इतिहास की। अब बात करते हैं सौरसेनी भाषा के इतिहास की। सौरसेनी भाषा भी अन्य प्राकृत भाषाओं की तरह प्रकृति प्रदत्त भाषा है, जिसका प्रचलन उत्तर मध्य भारत में था। सौरसेनी भाषा नाट्य और लोक जीवन की प्रमुख भाषा थी। इस भाषा को यह नाम नाट्य शास्त्रियों ने दिया है। सौरसेनी भाषा का मुख्य संबंध सूरसेन जनपद से माना गया है, जिसकी राजधानी मथुरा में थी। और सौरसेनी भाषा से ही ब्रज भाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी जैसी बोलियों का जन्म हुआ है। आपको ध्यान रखना है कि आज हम जो बोलते हैं, बोलियां और भाषाएं, इन सभी में प्राकृत का ही प्रभाव है, संस्कृत का प्रभाव नहीं है। हमारे देश में संस्कृत कभी बोलने वाली भाषा नहीं हुई। भारतीय लोगों ने प्राकृत भाषाओं को ही महत्व दिया है और आज तक प्राकृत भाषाओं को ही महत्व दे रहे हैं। जैसे ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, इनकी उत्पत्ति सौरसेनी भाषा से हुई है। भाषाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो वहां हमें पढ़ाया जाता है कि संस्कृत ही अति प्राचीन है और उसी से सबकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन यहाँ पर मैं वास्तविक इतिहास की बात कर रहा हूँ, वास्तविक तथ्यों की बात कर रहा हूँ। सौरसेनी भाषा किसी धर्म की भाषा नहीं थी, इसीलिए इसका प्रयोग लोक और नाट्य साहित्य में अधिक दिखाई पड़ता है। जो भाषा जनता की होती है वही रंगमंच और संवाद की भाषा बनती है। सौरसेनी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से नहीं हुई है। सौरसेनी भाषा प्रकृति प्रदत्त स्वतंत्र भाषा है, जिसकी सबसे प्राचीन पांडुलिपियां 9वीं से 13वीं सदी ईस्वी की मौजूद हैं। तो ये थी जानकारी सौरसेनी भाषा की। अब बात करते हैं महाराष्ट्रीय भाषा के इतिहास की। महाराष्ट्रीय भाषा भी एक प्राकृत और स्वतंत्र भाषा थी। इसकी उत्पत्ति संस्कृत से नहीं मानी जाती है। इस भाषा का नाम महाराष्ट्री साहित्यकारों ने रखा है। सभी प्राकृत भाषाओं में महाराष्ट्री भाषा को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि काव्यात्मक दृष्टिकोण और जैन साहित्य में इसका अहम योगदान है। महाराष्ट्री भाषा का प्रचलन मध्य और पश्चिमी भारत, गोदावरी बेसिन, सातवाहन राजाओं के प्रभाव वाले क्षेत्रों में था। आज का जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, इस वाले क्षेत्र में था। महाराष्ट्री भाषा का सबसे प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गाथा सप्तशती है। महाराष्ट्री भाषा के भौतिक जो प्रमाण हैं वो 10वीं से 12वीं सदी के मिलते हैं। इन पांडुलिपियों में शारदा लिपि और नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। महाराष्ट्री भाषा से ही आधुनिक मराठी भाषा की उत्पत्ति हुई है। महाराष्ट्री भाषा की प्रमुख विशेषता स्वर प्रधान संरचना, संयुक्त व्यंजनों का सरलीकरण, भावात्मक प्रवृत्ति को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्री भाषा की ये सबसे खास पहचान है। अब बात करते हैं पैसाची भाषा के इतिहास की। पैसाची भाषा को भी परंपरागत प्राकृत भाषा माना गया है। पिशाच का अर्थ अलौकिक प्राणी बताया जाता है, लेकिन पिशाच कोई अलौकिक प्राणी नहीं थे। सीमांत वनवासी लोगों की यह भाषा थी। बाद में कुछ लोगों ने वनवासियों की भाषा को पैसाची नाम दे दिया और उन्हीं वनवासियों को पिशाच कहने लगे। और आज हम पिशाचों को कैसे देखते हैं? पिशाच बहुत खूंखार होते हैं, दांत बड़े होते हैं, लाल आंखें होती हैं। इतना डरावना दिखाया जाता है कि साधारण मनुष्य उन्हें देखकर डर जाए। और ये परिभाषा किसने बनाई है? ये परिभाषा उन लोगों ने बनाई है जो आदिवासियों के विरोधी थे, उन लोगों ने बनाई है। और वही परिभाषा आज तक लोगों के मन में बसी हुई है।
है। पैसाची भाषा उत्तर पश्चिमी भारत, कश्मीर, पूर्वी अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में प्रचलित थी और पैसाची भाषा की उत्पत्ति भी संस्कृत से नहीं हुई है। पैसाची भाषा प्रकृति प्रदत्त वनवासियों की भाषा थी। कुछ विद्वान पैसाची भाषा को कथित प्राकृत भाषा भी कहते हैं। ये उनका व्यक्तिगत मत है, लेकिन पिशाच हमारी तरह मनुष्य थे, वनवासी थे। कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर आप उनका इतिहास खोजोगे तो बड़ी आश्चर्यजनक आपको जानकारी मिलेगी। जैसे भूतों के बारे में हमें क्या बताया जाता है कि भूत मरे हुए लोग होते हैं, लेकिन इतिहास में अगर आप खोजोगे तो आप पाओगे कि भूत किसको कहा जाता था, कौन से धर्म के लोगों को भूत कहा गया और उन्हें भूत क्यों कहा गया, ताकि लोग उनके मत को या उनके धर्म को स्वीकार ना करें। ये परिभाषाएं इसलिए दी गई। इसी तरह से प्रेत, इसी तरह से पिशाच, ये नाम उन लोगों को दिए गए जो दूसरी परंपरा का अनुसरण करते थे। इसी तरह से इस्लाम में जिन्नात, अगर आप जिन्नातों का इतिहास पढ़ोगे तो आपको बड़ी आश्चर्यजनक जानकारी मिलेगी। जिन्नात भी हमारी तरह मनुष्य थे किसी समय में, लेकिन आज उनकी परिभाषा क्या दी जाती है? जिन्नात अलौकिक प्राणी हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, इस तरह से उनकी परिभाषा बताई जाती है। जितने भी शब्द प्रचलित हैं, आप उन शब्दों के इतिहास को समझने का प्रयास करें, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये शब्द कहां से आए हैं, इनका इतिहास क्या है और ये नाम इन्हें किसने दिए हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और पिशाचों का धर्म क्या था? आजकल आदिवासियों का क्या धर्म है? वही धर्म पिशाचों का था। तो पिशाच कोई अलौकिक प्राणी नहीं थे, पिशाच वनवासी लोग थे और उन्हें ये पिशाच नाम उनके विरोधियों ने दिया था। तो ये था प्राकृत भाषाओं का इतिहास, जिसे मैंने संक्षिप्त रूप में आपको समझाया है और बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।